पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने में है, देख सकते हैं। कहता है कि निम्न में से निचले खंड का सिजेरियन सेक्शन के संबंध में ट्रू सेंटेंस नहीं है। मतलब कहता है लोअर सिजेरियन सेक्शन के मतलब नीचे जो चीरा लगता है उनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें डिलीवरी हेतु यूट्रस के निचले खंड में चीरा लगाया जाता है, क्या ये बात सही नहीं है। इसके दौरान महिला में ब्लीडिंग तथा शॉक की संभावना कम होती है, क्या ये बात सही नहीं है। इनमें इंसिजन अम्बिलिकल्स नीचे होते हैं, क्या ये बात सही है। इनमें से इंसिजन का लगभग 1/3 भाग अम्बिलिकल्स के ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें जो चीरा होता है, जो चीरा लगाया जाता है वह लगभग 1/3 भाग मतलब एक हिस्सा का 3 हिस्सा जो है वह भाग अम्बिलिकल्स के ऊपर तक जाता है, ठीक है। मतलब इसमें जो चीरा लगाया जाता है वह अम्बिलिकल्स के जो है 1/3 भाग जो है ऊपर जो है चीरा लगता है, ठीक है, नाभि के ऊपर। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए दूसरा है, कहता है कि निम्न में से पोलियो के प्रोटेक्शन प्रदान कौन करता है। प्रिवेंटिव, BCG, MMR, IPV। तो आप लोग को पता है कि पोलियो के लिए जो सुरक्षा देता है वह IPV होता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तीसरा है, कहता है निम्न में से ART यूज में ली जाने वाली प्रोटेज इनहिबिटर ड्रग है, ठीक है। कहता है कि निम्न में से ART, ठीक है ना, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट होता है। यह ART यूज में ली जाने वाली जो प्रोटेज इनहिबिटर ड्रग होते हैं वह कौन से इसमें से होते हैं। एस्क्वाइनावीर, एडिनावीर, रेटिनोवीर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है ART में यूज होने वाला दवाई है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है माय डियर, निम्न में से किस बीमारी में के ट्रांसमिशन में कुत्ते का योगदान है। मतलब इनमें से कौन सा बीमारी है जो कुत्ते के द्वारा संचारित होता है। पोलियो, क्षय रोग, रेबीज, एड्स। तो आपको पता है रेबीज कुत्ता के काटने से होता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। एड्स होता है HIV के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है, और पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है, ठीक है। पांचवा है, कहता है हेपेटाइटिस A का मुख्य संचार रूप में से कौन सा मार्ग है। मतलब एक हेपेटाइटिस A है तो हेपेटाइटिस A के कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से मेनली रूप से किस मार्ग द्वारा जो है संचार होता है। तो किसके द्वारा होता है। मलीय मुखीय मार्ग द्वारा, ओरल फीकल द्वारा, बिंदुक संक्रामक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, पैथोजन के घाव में प्रवेश द्वारा। तो आपको पता है हेपेटाइटिस A जो होता है वह मुख्य रूप से फीको ओरल रूट द्वारा होता है। क्या पूछ रहा है, मुख्य रूप से। ऐसे तो हेपेटाइटिस एक प्रकार का जो है संक्रमण भी रोग है, HIV से भी फैलता है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी फैलता है। लेकिन ये बात आप समझिए कि मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से यही जो है मुंह और मुखीय मल द्वारा जो है फैलता है, ठीक है। छठा है फीवर रोज कलर रेस, ठीक है। फीवर रोज कलर रेस मतलब समझ रहे हैं ना कि गुलाब के कलर का धब्बा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, डेलिरियम, एब्डोमिनल टेंडरनेस आदि किस रोग के लक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए शरीर पर धब्बा बनता है, फीवर होता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब श्वसन जो है हृदय का धड़कन बंद हो जाता है। यह सब पोलियो में नहीं, ट्यूबर में नहीं, मीजल्स में सही होता है, ठीक है, पता होनी चाहिए। सातवां है निम्न में से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा नहीं है। तो माय डियर आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है हमारा STD रोग नहीं है। बाकी गोनेरिया, कैंक्रोइड और हेपेटाइटिस B यह सब के सब आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। आठवां है फोमाइड का अर्थ क्या होता है। तो माय डियर फोमाइड का अर्थ होता है इन्फेक्टेड आर्टिकल, पैथोजोनिक बैक्टीरिया, पैथोजोनिक वायरस, पेशेंट हु आर इन प्रोडर्मल फेज, ठीक है। तो फोमाइड का अर्थ होता है इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, समझ गए। फोमाइड का क्या अर्थ होता है, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, ठीक है, मतलब संक्रमित वस्तु, समझ गए। फोमाइड का अर्थ यही होता है। नौवां है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कारण क्या है। माय डियर कोरोनरी आर्टरी का मेन जो कारण होता है वह कारण कौन सा होता है। मायोकार्डियल इस्केमिया, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, विटामिन C डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी। तो माय डियर कोरोनरी CAD का मेन कारण होता है मायोकार्डियल इस्केमिया। मायोकार्डियल इस्केमिया का मतलब है कि जो रक्त होता है वह हृदय को सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हृदय का मांसपेशी में क्षति होने लगता है, ठीक है।
10वां है निम्न में से हाइपरटेंशन का मॉडिफाइबल रिस्क कौन सा है। हाइपरटेंशन में से इनमें से कौन सा आप जो है मतलब कौन सा इनमें से आप चीज़ों का सेवन करते हैं जो आपको रिस्क को बढ़ा देता है हाइपरटेंशन का। एज, फैमिली हिस्ट्री, सेक्स, स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से आपके हाइपरटेंशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर है निम्न में से कौन सी फाइंडिंग मॉडरेट हाइपरटेंशन को इंडिकेट करती है। मतलब इनमें से कौन सी फाइंडिंग मॉडरेट हाइपरटेंस को इंडिकेट करती है। सिस्टोलिक इतना, देखिए आपको पता होना चाहिए हाइपरटेंशन मतलब होता है उच्च रक्तचाप, और उच्च रक्तचाप मॉडरेट मध्यम दर का पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन 140 और 90 इससे इतना या इससे ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। यह डायसिस्टोलिक होता है और ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीडियम पूछ रहा है, तो मीडियम हमारा देख लीजिए, मीडियम जो होता है वह यही होता है अगर सिस्टोलिक प्रेशर इतना हो और डायसिस्टोलिक अगर इतना हो, ऑप्शन नंबर बी, तो यह मीडियम होता है, ठीक है। ऊपर वाला है 148, तो यह क्या होता है हमारा, यह जो है लो होता है, ठीक है। मॉडरेट का बात करेगा तो यह मॉडरेट होता है, और अगर 200 से ऊपर चला जाए तो यह जो है सीवियर होता है, ठीक है, याद रखिए, गंभीर होता है। 12 है एमनेसिया से क्या समझते हैं। माय डियर, एमनेसिया का मतलब होता है स्टिमुलस को गलत पहचानना, मेमोरी में कमी आना। यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चूँकि मेंटल हेल्थ से भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए। 13 है रन फिट्स। रन फिट्स क्या होते हैं, तो जो एल्कोहलिक सीजर जो आता है वह रन फिट्स के अंदर जो है आता है। दौड़ने से जो फिट्स आता है वह एल्कोहलिक सीजर के जैसे होते हैं, ठीक है। 14 है ईसीटी कितने समय के लिए दी जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ वाले व्यक्ति की समस्या जिसको रहता है, गंभीर समस्या, उसको में करंट पास किया जाता है जिसके द्वारा ईसीटी कहते हैं। यह ईसीटी न 6 सेकेंड, न 20 सेकेंड, न 60 सेकेंड, 0.6 सेकेंड दिया जाता है, ओके। आगे देखिए 15 है ह्यूमन बॉडी में आयरन का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। एक मानव का शरीर है, वहाँ पे आयरन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, लार्ज में, स्मॉल में, स्टोमक में, पैंक्रियाज में। तो पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, यह राइट आंसर होगा, ठीक है। 16 है यहाँ पे निम्न में से विटामिन्स के बारे में सत्य वाक्य क्या है। माय डियर, विटामिन्स के सत्य वाक्य के बारे में, यह खाद्य पदार्थ विभिन्न एक्टिविटीज़ के संपादन हेतु एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन यह टूटे फूटे ऊतकों को रिपेयरिंग करता है, यह मुख्य प्रोटेक्टिव कार्य करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन आपको पता होना चाहिए यह मुख्य रूप से ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है, यह ऊर्जा नहीं देता है। अगर एनर्जी प्रदान करना विटामिन का काम हो जाता तो फिर यह गड़बड़ हो जाएगा। विटामिन का काम होता है यह शरीर को मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव करता है, ठीक है। 17 नंबर का है निम्न में से अधिक वजन वाले लोगों को बीएमआई के बारे में क्या सही है। तो अधिक वजन जिसका होगा उसका बीएमआई का फार्मूला क्या होगा, तो इनकी बीएमआई 25 किग्रा प्रति मीटर से भी अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यह मोटे वजन वाले व्यक्ति के लिए है, ठीक है, यह इसको याद रखिएगा। 18 नंबर है निम्न में से पशुजन्य खाद्य पदार्थ कौन है। मतलब पशु से मिलने वाला खाद्य पदार्थ कौन है, अनाज, वेजिटेबल, ठीक है, दूध, और यहाँ पे देखिए फल। तो आपको पता है दूध जो गाय से, भैंस से मिलता है, तो यह जो है पशु से मिलने वाला खाद्य हो गया। मिड डे मील प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया, 1961 में, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। 20 है माय डियर, आप एक 6 माह के बच्चे के किस विकास का आकलन कर रहे हैं, ठीक है। समानतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। माय डियर, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, समानतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो माय डियर, एक 6 माह का जो बच्चा है उसमें आप विकास के आकलन करते हैं, तो क्या आप ध्यान में रखते हैं। बच्चा छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है 6 माह में, 6 माह का हमको आकलन करना है। क्या 6 माह में बच्चा छोटे वाक्य बोलना शुरू करता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना शुरू करता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठ कर खड़ा हो सकता है। तो जो 6 माह पर जो विकास होता है वह बच्चा स्वयं बैठ सकता है, यह जो है होने लगता है विकास, ठीक है। 21 नंबर है जब कंगारू मदर केयर, केएमसी पता होनी चाहिए, इसे स्किन टू स्किन केयर भी कहते हैं, वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यह कम से कम 6 घंटे तक प्रदान की जाती है केएमसी, जिसमें माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, ठीक है।
ग्लास्को कोमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? 3, 10, 15, 25। तो 15 इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे अगर बात करेगा आपके अपगार में, तो अपगार में मैक्सिमम 10 होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 23 है, बहुत शानदार है। निम्न में से हॉट एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या होता है? मतलब गर्म प्रयोग के, अगर आप कहीं शरीर पे गर्म का प्रयोग करते हैं तो उसका इफेक्ट प्रभाव क्या होता है? ब्लड फ्लो को कम करता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाना, कैपिलरी परमेबिलिटी कम हो जाना, ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाना। तो क्या होता है? इफेक्ट ये पड़ता है कि यह ब्लड विस्कोसिटी को कम कर देता है, ठीक है। ये चीज़ है। 24 है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइजेशन की मोस्ट इफ़ेक्टिव विधि है। कहता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइजेशन की मोस्ट इफ़ेक्टिव विधि क्या है? तो माय डियर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मोस्ट जो इफ़ेक्टिव जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो उससे कीटाणु को भगाने वाला जो मोस्ट इफ़ेक्टिव विधि है वह कौन सा है? बॉयलिंग, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन। तो सबसे इफ़ेक्टिव ऑटोक्लेविंग होता है, जिसमें आपको पता है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर क्या किया जाता है? वस्तु को विसंक्रमण किया जाता है। 25 है, पाइरोसिस से क्या समझते हैं? पाइरोसिस से क्या समझते हैं? वोमिटिंग के साथ ब्लड आना, इसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन होना, लार का अधिक स्राव होना, इनडाइजेशन के कारण एपिगैस्ट्रिक एरिया में डिस्कम्फर्ट होना। तो माय डियर, इसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन का होने का मतलब होता है पाइरोसिस, ठीक है। मतलब आपके आहार नाल में कुछ जलन हो रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो जलन टाइप का, तो उसे हम लोग पाइरोसिस कहते हैं, ठीक है। 26 है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब घोड़े के जैसे आवाज़ का मतलब होता है आवाज़ में घरघराहट, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, वेरी स्लो वॉइस, वेरी लाउड वॉइस। तो आवाज़ में घरघराहट आता है तो इसी को हम लोग हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। देखते हुए किसी को आवाज़ गला फंस जाता है तो वो देखते हुए घरघरा के बोलेगा, ठीक है, उसी को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। लेबरेंथाइटिस का मतलब होता है यह लेबरिंथ, यानी यह जो है किसका है? कान का एक समस्या है, लेबरिंथ में प्रॉब्लम होना, ठीक है। 28 है, क्रिएटिन के बारे में क्या सही वाक्य कौन सा है? क्रिएटिनाइन के बारे में कौन सा वाक्य सही है? यह एक हार्मोन है, यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, यह एक प्रकार की ब्लड सेल है, यह एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको पता है क्रिएटिनिन ब्लड में पाया जाने वाला यह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर आपके KFT के जाँच में अगर क्रिएटिनिन, यूरिया ये सब बढ़ गया, मतलब आपके किडनी जवाब दे रहा है, ठीक है। आगे है 29 नंबर है, लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? माय डियर, लेबर रूम का तापमान कितनी होनी चाहिए? तो आपको पहले भी बता चुके हैं 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं 26 रहेगा, लेकिन इसका उपयुक्त जो होता है 20 से 24 होता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में 20 से 24 नहीं रहता तो 26 से 28 देते, ठीक है। 30 नंबर है, मूत्र त्याग के दौरान दर्द होने के लिए उपयुक्त टर्म क्या है? तो अगर मूत्र होने के साथ अगर दर्द हो तो उसे हम लोग यूरिन डिफ़िकल्ट कहते हैं, और इसे हम लोग डाइसूरिया कहते हैं। D फॉर डिफ़िकल्ट और U फॉर यूरिया, डिफ़िकल्ट इन यूरिया, ठीक है। 31 है, बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग लॉस कहलाता है, ठीक है। तो बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग लॉस क्या कहलाता है? तो यह हियरिंग लॉस देख लीजिए, प्रेस बाइसाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेस बाइसाइसिस कहलाता है, याद रखिएगा, प्रेस बाइसाइसिस कहलाता है। अगर बढ़ती हुई उम्र के कारण किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है, सुनाई देना लॉस हो रहा है, तो एक घाव के पट्टी करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम किसी वाउंड के ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए? स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, ये बात सही है। पट्टी की चौड़ाई तथा लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, ये भी बातें सही है। पट्टी बांधते समय एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए, ये भी बात सही है। और उपरोक्त में से सभी, तो इसलिए यह सभी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, कहता है शॉक की कंडीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना लाभदायक रहता है? माय डियर, अगर किसी को शॉक सदमा लगा है तो उस दौरान पेशेंट को हम कौन सा पोजीशन देना अच्छा रहेगा? फाउलर पोजीशन, टेंडरबर्ग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन। टेंडरबर्ग पोजीशन देते हैं। टेंडरबर्ग पोजीशन में होता है कि पेशेंट का जो भी सिक्रेशन हो वह बाहर आ जाता है, जिससे उसका श्वास नली वगैरह जाम नहीं रहता है, ठीक है।
34 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? पहले बता चुके हैं IgA, ठीक है, IgA मानव के दूध में पाया जाता है। CVA क्या है? CVA एक हमारा ब्रेन का डिजीज है जिसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। इसे हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, मस्तिष्क में होने वाला डिसऑर्डर होता है। 36 है, निम्न में से कौन सी दवा एंटी पैरासाइटिक दवा का उदाहरण है? पायरीमिथाइन, क्लोरोक्विन, ठीक है, देख लीजिए सल्फाडॉक्सिन। तो माय डियर एंटी पैरासाइटिक जो दवाई है यह जो है पैरासाइटिक के लिए दिया जाता है, पैरासाइटिक जिसे होता है उसे दिया जाता है। तो पायरीमेथामाइन, क्लोरोक्विन और सल्फाडॉक्सिन यह सब के सब जो है आपके एंटी पैराक्सामाइन जो है एंटी पैरासाइटिक दवाई है, ठीक है। 37 है, CM से क्या समझते हैं? CM का मतलब होता है कल सुबह, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 है, निम्नलिखित में से वैसोडाइलेटर मेडिसिन का उपयोग क्या है? तो वैसोडाइलेटर मतलब यह वैस्कुलर वाहिका को फैलाने का काम करता है यह दवाई, ठीक है। तो यह मेडिसिन मल के उत्सर्जन को आसान बनाती है, गलत। मेडिसिन कन्वल्सन के उपचार हेतु काम में ली जाती है, गलत, ठीक है। यह मेडिसिन वैसोडिलेशन का प्रसार करती है, सही है। यह मेडिसिन ब्रोंकोडिलेशन करती है, तो आपका राइट आंसर होगा मेडिसिन वैसोडिलेशन करता है, मतलब वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है, ठीक है। उसी के बाद ब्रोंकोडिलेशन के बाद करेगा तो यह ब्रोंकोडिलेटर दवाई या ब्रोंकोडिलेशन करता है, ठीक है। आगे 39, क्लोरोक्विन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के उपचार हेतु दिया जाता है? तो क्लोरोक्विन जो होता है एंटी पैरासाइटिक दवाई होता है, आपको ऊपर अभी बताए हैं, और यह मलेरिया के रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, समझ गए। 40 है, कहता है कॉपलिक स्पॉट किस बीमारी को देखने को मिलते हैं? तो आपको पहले भी पता है, मिजल्स में, खसरा में कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे है 41 है, मेडिसिन के निम्न रूट में कौन सा रूट अनकॉन्शियस पेशेंट को दवा देने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है? मेडिसिन के निम्न रूट में से कौन सा रूट एक अचेत पेशेंट के लिए जो बेहोश पड़ा है, वैसे पेशेंट को आप किन मार्गों से दवा नहीं दे सकते हैं? मुँह द्वारा, ठीक है, IV इंजेक्शन द्वारा, IM इंजेक्शन द्वारा, मालिश द्वारा। तो राइट आंसर मुंह द्वारा। एक बेहोश मरीज है, अनकॉन्शियस है, तो उसे आप मुंह द्वारा देंगे तो वह मुंह द्वारा दवा नहीं ले पाएगा और यह जो है उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। बाकी IV, IM और मालिश सबके द्वारा दे सकते हैं। 42 है, कहता है निम्नलिखित में से IV द्रव्यों में से सबसे तनु घोल कौन सा है? सबसे तनु घोल कौन सा है? 5%, 10%, 25%, 50%। तो 5% जो है सबसे तनु घोल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 43 है, निम्न में से बेनाइन नियोप्लाज्म की विशेषता क्या है? बेनाइन नियोप्लाज्म की विशेषता क्या है? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आराम से दिया गया है बेनाइन नियोप्लाज्म। बेनाइन नियोप्लाज्म यह इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ग्रोथ की स्पीड धीमी होती है, एनाप्लेसिया एवं प्लियोमॉर्फिन प्रायः प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर यही होगा, चूँकि यह कैंसर से रिलेटेड है इसलिए ये एनाप्लेसिया और प्लेमॉर्फिज्म जो है प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। 44 है, लोकल एनेस्थेसिया को इस नाम से भी जानते हैं। लोकल एनेस्थेसिया को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? रीजनल एनेस्थेसिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे 45 है, बिलरोथ-1 की प्रक्रिया किस डिजीज के मैनेजमेंट हेतु काम में लाया जाता है? तो आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि बिलरोथ-1 जो है पेप्टिक अल्सर के उपचार में आता है, ठीक है। इसमें जो है आपके पेट को काट दिया जाता है और छोटी आंत से जोड़ा जाता है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में मौजूद स्टेन को कुचल क्रश कर बाहर निकाला जाता है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में अगर किसी को पित्ताशय के नली में अगर स्टोन है तो उसे क्रश करके बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो कोलिडोकोलिथोट्रिप्सी कहते हैं, याद रखिएगा, कोलिडोकोलिथोट्रिप्सी कहते हैं, ओके। आगे 47 है, यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में क्या सही है? अधिकांश केसेज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अधिकांश केसेज मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट रहता है, अधिकांश केस में डेथ निश्चित होते हैं, अधिकांश केस में पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो अधिकांश केस
एसिम्प्टोटिक रहते हैं, मतलब लक्षण नहीं देखते हैं यूटेराइन फाइब्राइड में। यूटेराइन फाइब्राइड का मतलब है कि यूट्रस में छोटे छोटे जो है गिल्ठी के रूप में मांस जो है निकला रहता है, तो इसी को यूटेराइन फाइब्राइड कहते हैं। ठीक है। 48 है, क्रोनिक रीनल फेल्यूर के मामले में एनीमिया का कारण क्या है? तो एनीमिया का कारण क्या होता है कि ए वाला या हेमोलाइसिस, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी या इमेच्योर आरबीसी का निर्माण। तो क्रोनिक रीनल फेल्यूर में व्यक्ति में रक्त के कमी का कारण होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी। ठीक है, यह आरबीसी में मदद करता है। 50 नंबर है, कहता है निम्न में से स्क्रीन ग्रेफ्टिंग प्रायः किस डिजीज के उपचार हेतु की जाती है? स्क्रीन ग्रेफ्टिंग का मतलब होता है कि चमड़ा को हटाकर दूसरे चमड़ा को लगाना। ठीक है, तो स्किन कैंसर, सीवियर बर्न, ठीक है, एक्सटेंसिव स्किन लॉस, ऑल ऑफ द एबोव। अगर कोई पेशेंट को स्किन कैंसर हो, अगर वह गंभीर रूप से जल चुका हो और उसका जो है स्किन लॉस कर रहा हो, तो उस सभी कंडीशन में आप जो है स्क्रीन ग्रेफ्टिंग कर सकते हैं। स्क्रीन ग्रेफ्टिंग मतलब स्क्रीन का ट्रांसप्लांट। ठीक है। एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रिकॉर्ड लेखन के दौरान निम्न में से किस सिद्धांत को याद रखना चाहिए? कौन से सिद्धांत को याद रखना चाहिए? रिकॉर्ड में प्रविष्टि इस तरह दर्ज करनी चाहिए कि अध्ययनकर्ता इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, बिल्कुल सही बातें हैं। रिकॉर्ड हमेशा समय तारीख के अनुसार नियमित क्रम में लिखे जाने चाहिए। सही बात है। आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते हुए दर्शाना चाहिए। सही बात है। उपयुक्त में से सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो है 50 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज था यह समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जहां भी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।